हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वैभव एकेडमी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें हमारा पहली इकाई है वो है स्थिर वैद्युतिकी। और इसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो कि है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें हम पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है तथा इसके सभी गुणों के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो हमारी पहली हेडिंग है वो है आवेश। तो आवेश क्या होता है? आवेश हमारा किसी द्रव से संबंधित वह गुण होता है जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर उस वस्तु में पहले से ही उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहली इसकी डेफिनेशन। तो क्या होती है? तो आवेश किसी द्रव्य से संबंधित वह गुण होता है, संबंधित वह गुण होता है जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न तथा साथ ही हम क्या कर सकते हैं, उसका अनुभव भी कर सकते हैं। पहले से ही उत्पन्न अगर कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो उसका अनुभव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? आवेश किसी तरह से संबंधित वह गुण है जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न और अनुभव कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी द्रव से संबंधित वह गुण होता है जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न और अनुभव कर सकते हैं। अब देखते हैं वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, लिखेंगे वैद्युत आवेश, लिखेंगे हम वैद्युत आवेश को कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। हमें कहीं भी अगर वैद्युत आवेश को दिखाना है तो उसको हम कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से दिखा सकते। इसमें जो हमारा अगला पॉइंट है वो होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। हम लिखेंगे इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें एक पॉइंट और है हमारा कि ये जो हमारा वैद्युत आवेश होता है ये जो कूलाम होता है ये हमारी अदिश राशि होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पॉइंट हमारे पास, तीसरा पॉइंट है, लिखेंगे यह एक अदिश राशि होती है। अब हम अदिश राशि क्या होती है आप सोच रहे होंगे। तो
अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अदिश राशि, जो हम लिखेंगे पहले यहाँ पर देख लेते हैं अदिश राशि, तो इसी में देख लेते हैं अदिश राशि। तो अदिश राशि क्या होती है? वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, परंतु जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा आवेश होता है कितने प्रकार का होता है। तो आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। तो हम लिखेंगे अगली हेडिंग हमारे पास आवेश के प्रकार, लिखेंगे आवेश के प्रकार। तो इसमें आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे आवेश दो प्रकार के होते हैं, जो पहला होता है हमारे पास वो होता है धनावेश और दूसरा जो होता है वो होता है ऋणावेश। ठीक है, तो पहला क्या होता है हमारा, जो पहला होता है वो होता है धनावेश और जो हमारे पास दूसरा होता है वो होता है ऋणावेश। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, पहले हम देख लेते हैं आवेश हमारे दो प्रकार के होता है, पहला धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है माइनस का। और जो हमारा प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। दोनों में अंतर क्या है? इलेक्ट्रॉन पर हमारा ऋणावेशित होता है और जो हमारा प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमारा जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये ऋणावेशित होता है, इस पर माइनस लगा देंगे। अगर हम प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन पर हमारा आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश, लेकिन ये धनावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो परिमाण तो सेम होता है, लेकिन इनके इसमें जो चिन्ह होता है, एक में धनावेशित होता है और एक में ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन पर हमारा प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखेंगे आगे आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो हम हेडिंग डालते हैं आगे, लिखेंगे आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें जो हमारा पहला तथ्य है, इसमें क्या है? पहला तथ्य हमारा ये होता है कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। लिखेंगे पहला क्या है? पहला है हमारा समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं
परंतु जो हमारे विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमने आवेश दो प्रकार के बताए थे, पहला धनावेश था, दूसरा ऋणावेश था। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास कोई दो आवेश हैं, पहला है हमारा प्लस का क्यू है और दूसरा भी क्या है हमारा प्लस का क्यू है, तो ये समान प्रकृति के आवेश हो गए। तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को, देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों समान प्रकृति के आवेश हो गए, तो ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, परंतु जैसे देखिए अगला जैसे हमारे पास आ जाए, दोनों ही आवेश हमारे ऋणावेशित अगर आ जाए हमारे पास, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को ये भी प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि इनकी प्रकृति समान है, तो ये भी करेंगे प्रतिकर्षित। लेकिन अगर हमारे पास दो विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित। देखिए हमने लिखा है परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश क्या मतलब है, इसका मतलब है अर्थात अगर पहला आवेश हमारा प्लस का है, दूसरा माइनस का है, या फिर हमारा पहला माइनस का हो जाए या फिर दूसरा हो जाए प्लस का, तो क्या करते हैं ये आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बता पाए। सो फ्रेंड्स, अब हम अपना दूसरा पॉइंट देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे कि किसी आवेश के धनावेशित तथा ऋणावेशित होने के लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो हम देखेंगे जो हमारा कोई भी आवेश होता है उसके धनावेशित तथा ऋणावेशित होने के लिए उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता उत्तरदायी होती है। लिखेंगे, देखो लिखेंगे हम किसी आवेश का धनावेशित तथा ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता पर निर्भर करता है। यहाँ पर लिखेंगे अधिकता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने लिखा है किसी आवेश का धनावेशित तथा ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता पर निर्भर करता है। तो अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब आवेश कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तब आवेश कैसा होता है। तो इसमें हम लिखेंगे जो हमारा इसके दूसरे पॉइंट में जो पहला हमारा ए नंबर है, इसमें क्या होता है अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये क्या होता है, मतलब तब ये वस्तु हमारी ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। लिखेंगे यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह वस्तु धनावेशित होती है, धनावेशित होती है। आइए देखते हैं कैसे होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे कोई वस्तु है, ऐसे
और इस वस्तु में क्या होता है कि वस्तु में नाभिक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अगर इसमें वस्तु में नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तब हमारा ये वस्तु क्या हो जाएगी, ये वस्तु हमारी हो जाएगी धनावेशित। ये हमारी धनावेशित वस्तु है, धनावेशित वस्तु है, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं धनावेशित वस्तु, और हम देखते हैं हमारा जो बी नंबर पॉइंट है, इसमें बी नंबर पॉइंट, तो किसी वस्तु के पर अभी कमी वाला हमने देख लिया। अब हम देखेंगे किसी वस्तु पर जब अधिकता होती है, लिखेंगे यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तब वह वस्तु क्या हो जाती है, हमारी ऋणावेशित हो जाती है। तब वह वस्तु हमारी ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे हमने इसमें देखा था वैसी तरह इसी तरह इसमें भी एक बनाते हैं। हमने मान लिया हमारे पास ऐसी कोई वस्तु है, इस वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी क्या है, बड़ा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा ज़्यादा है, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हमने क्या बताया कि यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा है, तब क्या होता है, हमारा वस्तु ऋणावेशित होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋणावेशित। ये कैसी वस्तु हो गई हमारी, ये हो गई ऋणावेशित वस्तु हो गई हमारे पास, ठीक है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, इसमें क्या देखेंगे कि हम जो होता है किसी आवेश को, इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम स्थानांतरित कर सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम घर्षण की सहायता से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन और आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा हम घर्षण की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो हमारा चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, चौथा पॉइंट हमारे पास है कि जिस तरह से हम कोई भी वस्तु हमारी अगर गतिमान होती है तो उस पर क्या होता है कि उस गतिमान वस्तु का हमारा भार बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा हमारा आवेश के साथ में नहीं होता है। आवेश के साथ में क्या होता है कि जो हमारा वस्तु का आवेश पहले रहता है, वही अगर वस्तु हमारी गतिमान हो जाए तब भी हमारी वस्तु क्या होती है, उस पर आवेश उतना ही होता है। आवेश ना तो कम होता है ना ही ज़्यादा होता है। तो हम लिखेंगे गतिमान अवस्था में आने पर वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है, परंतु हमारा जो आवेश होता है, आवेश की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती है। कोई
वृद्धि नहीं होती है, नहीं होती है। अर्थात अगर हमारा आवेश कोई वस्तु है, अगर वो गतिमान भी हो जाए तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जितना पहले ही था उस वस्तु पर आवेश, उतना ही आवेश गतिमान होने पर भी बचेगा उस पर। तो हम लिखेंगे आगे, ये मास वाला क्या होता है हमारे पास, इसका हमारे पास फार्मूला होता है, ये होता है m = m0 अपान √1 - v² होता है। ठीक है, इसमें जो m है हमारा, ये m क्या होता है, रिलेटिविस्टिक मास होता है, रिलेटिविस्टिक मास होता है। और ये जो हमारा होता है m0, ये होता है रेस्ट मास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये रेस्ट मास है, मतलब स्थिर अवस्था में जो मास होता है, जैसे कोई वस्तु रुकी हुई है तब उसका जो मास होता है वही ये मास है m0। और ये जो m होता है, m क्या होता है, रिलेटिविस्टिक मास। जैसे किसी वस्तु को हम गतिमान कराते हैं, गतिज अवस्था में लाते हैं, उसमें वेग आ जाता है वस्तु में, तब उस वस्तु का वेग मास बढ़ जाता है, तो ये वाला मास है। यहाँ से हम देखेंगे कि जब हम वेग बढ़ाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, मास भी किसी वस्तु का बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा हमारा आवेश के साथ में नहीं होता है, आवेश पर हमारा आवेश जितना था पहले उतना ही रहता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगला पॉइंट पढ़ा सकें। जो अगला हमारा पॉइंट 5th नंबर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो डायरेक्ट हमारे बोर्ड एग्जाम में MCQ में पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा स्थिर आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा बिना त्वरित आवेश वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तथा त्वरित आवेश वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा को भी उत्पन्न करता है। हम देखेंगे जो हमारा स्थिर आवेश होता है, लिखेंगे हमारा जो स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें जो हमारा बिना त्वरित आवेश होता है, बिना त्वरित आवेश ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जो हमारे पास अगला इसमें है, जो हमारा त्वरित आवेश होता है, लिखेंगे त्वरित आवेश हमारा वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, लेकिन और साथ में ही वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो लिखेंगे त्वरित आवेश वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा भी उत्पन्न करता है, ऊर्जा भी उत्पन्न करता है, ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। ये तीनों पॉइंट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं MCQ में। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, जो हमारा स्थिर आवेश होता है ये केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो हमारा बिना त्वरित आवेश होता है ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जो हमारा त्वरित आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा भी उत्पन्न करता है।
ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।